Hello, my dear friends. How are you all? I welcome you all on this YouTube platform Law and Life. तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम स्मार्ट स्टडी करने वाले हैं और स्मार्ट स्टडी होगी सेक्शन 460 एंड 461 ऑफ CRPC को लेकर। देखिए, आपके प्रीलिम्स में आपको पता ही है कि अभी आपके बहुत सारे जुडिशियल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और यूपी APO भी लाइन में है। और यूपी APO यानी यूपी क्या, किसी भी स्टेट का अगर APO का एग्ज़ाम है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो क्रिमिनल लॉ का होता है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ से ही उसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक। और CRPC तो आपका ऐसा कोई भी लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें नहीं पूछा जाता। तो जब प्रीलिम्स का पेपर होता है तो उसमें एक क्वेश्चन सेक्शन 460 या 461 से होना तय रहता है। देखिए, ये सेक्शन ऐसा है कि जो आपको बोनस में मार्क्स देके जा सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सेक्शन 460 में 9 ग्राउंड्स बताए गए हैं जो कि प्रोसीडिंग्स को विशिएट नहीं करते हैं। ठीक। सेक्शन 461 में 17 ग्राउंड्स बताए गए हैं जो कि किसी भी प्रोसीडिंग को विशिएट कर देते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि आप 9 ग्राउंड पढ़िए, उसको रटिए, उसके बाद आप 17 ग्राउंड पढ़िए, उसको रटिए, और ये सब हौच पौच होके हम भूल भी जाते हैं और मिक्स भी हो जाता है। ऐसे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप, वही बात होती है ना, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, तब दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि यार ये 460 में था या ये 461 में था। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जहां आप एक तीर से दो निशाने बहुत ही आसानी से लगा लेंगे, और प्रीलिम्स में आपका अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये गारंटी हमारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे आपको पढ़ना है। तो जहाँ पे जैसे आपको भाई साहब यहाँ पे ये एकदम डायरेक्टली बता रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, दैट वी विल लर्न इरेगुलरिटीज़ विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग्स ओनली। इन्होंने आपको यहीं पे बता दिया कि करना क्या है। करना ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 460 के जो 9 ग्राउंड्स हैं उनको पढ़ लेना है, और ये बड़े आसान से हैं। इनको आप शॉर्ट ट्रिक बना के पढ़ लीजिए, शॉर्ट में लिख के पढ़ लीजिए। नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आगे मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है। जो मैं आपको बताऊंगी वो आप एक बार सुनिएगा, उसके बाद फिर बेरैट की लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा और अपने नोट्स में उसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी मिलेगी। और एक चीज़, आपका कोई भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला होगा तो उससे पहले आप ज़रूर से एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही कम टाइम में आपको एक बार फिर से रिमाइंड हो जाएगा, और क्वेश्चन अगर आपका एग्ज़ाम में आता है तो पूरी उम्मीद है कि गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 460 लिखा है, सेक्शन 460 बात करता है उन इरेगुलरिटीज़ के बारे में जो कि प्रोसीडिंग्स को विशिएट करती हैं, नहीं करती, है ना, विच डू नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग्स। तो क्योंकि इसमें 9 ग्राउंड्स हैं और उसमें 17 है 461 में, तो 9 याद रखना, 17 याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अगर 9 ग्राउंड्स को अच्छे से ध्यान रखें तो ये हमारे लिए पॉसिबल भी है। और क्वेश्चन में अगर इन ऑप्शंस के अलावा कोई आंसर ऑप्शन आता है तो इसका मतलब वो ऐसी आपकी प्रोसीडिंग इरेगुलरिटी होगी जो कि क्या करेगी, प्रोसीडिंग को विशिएट कर देगी। ठीक है। तो देखिए, जैसे पहला यहाँ पे है सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94। अगर सेक्शन 94 में सर्च वारंट इशू किया गया है तो ये ऐसी प्रोसीडिंग है, ये ऐसी इरेगुलरिटी है जो कि प्रोसीडिंग को विशिएट नहीं कर रही है। ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सेक्शन 155 का अगर ऑर्डर पास किया गया है जिसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया है तो ये भी किया जा सकता है। ये इरेगुलरिटी ऐसी नहीं है जो प्रोसीडिंग को विशिएट कर दे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपने 176 में इंक्वेस्ट की जो प्रक्रिया होती है उसको होल्ड किया है, यानी इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग चलाई है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप 187 में प्रोसेस को इशू करते हैं, इशू ऑफ प्रोसेस अंडर सेक्शन 187, अगर आपने सेक्शन 191A(b) के तहत कॉग्निजेंस लिया है तो ये भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे सेक्शन 191A और B ही है, C यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ A और B के बारे में कह रहा है। उसी तरह से आप अगर मेक ओवर करते हैं आप 192 के 2 में, तो वो भी आप कर सकते हैं, ये विशिएट नहीं करेगी प्रोसीडिंग को। और अगर आप पार्डन टेंडर करते हैं यानी क्षमादान प्रदान करते हैं 306 में, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा रिकॉल या ट्राई करते हैं किसी केस को अंडर सेक्शन 410,
तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं अंडर सेक्शन 458 या 459 का जो वहाँ पे प्रक्रिया दी है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है ना, ये मैंने शॉर्ट में करके यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इसको चाहें तो एज इट इज़ नोट कर सकते हैं या अपनी तरफ से भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप इतने ही पॉइंट्स, इसको तो देखिए याद करना आसान हो जाएगा ना, बहुत आसान है। अभी देखो 461 में जो जो ग्राउंड्स दिए हैं, ए से लेके पूरा क्यू तक है। आप अपनी बेयर एक्ट ओपन करके देख लीजिए, ए से लेके क्यू तक है। अब उसको आप एक एक पॉइंट पढ़ो, याद रखो, ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। इतना हम रटेंगे, पहली चीज़ तो याद नहीं रहना है, दूसरी चीज़ एग्ज़ाम अगर आ गया, सॉरी आपके एग्ज़ाम पेपर में अगर ऑप्शन आया दोनों को मिला के, तो दिमाग आपका 100% है, कन्फ्यूज़ होगा ही होगा। एक लॉ थोड़े ना पढ़ना है, इतने सारे लॉस पढ़ने रहते हैं। इसलिए आप इसको ऐसे ही शॉर्ट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप बताइए कि क्या कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लगा कि नहीं। सिर्फ 460 ही तो पढ़ा, 461 तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारा दोनों काम हो गया, एक सेक्शन का पढ़ के दूसरा सेक्शन भी तैयार हो गया। इससे आसान क्या हो सकता है, ठीक है। तो भाई अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर से हमें बताइए, है ना। अगर मेरे लिए नहीं तो इन दोनों के लिए ही बताइए कि हाँ ठीक है, आप लोगों का पार्टिसिपेशन हमको काफ़ी अच्छा लगा है। सो आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आया है। इस तरह की और भी वीडियोज़ हम लेके आएंगे, और साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद।